तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चनों में सही पॉइंट या सही आंसर को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ में पहला पॉइंट दिया गया है कि अलॉयज ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर या लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ हमसे बोला गया है कि जो अलॉयज होते हैं, ठीक है, मेटल्स के, क्या उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा या कम होती है उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से, मतलब जिन मेटल से वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि अलॉय होता क्या है। ठीक है, कि अलॉय होता क्या है। तो देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें कुछ, तो देखिए जो अलॉय होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ होते हैं डिफरेंट। ठीक है, किसके मेड अप ऑफ होते हैं, मतलब किससे बने जाते हैं ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से। अगर देखिए अगर कोई चीज़ किसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाई जा रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाई जा रही है, तो उसके अंदर उन सभी चीज़ों की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उन सभी चीज़ों की क्या होगी, प्रॉपर्टी। अगर जैसे हम स्टील का एग्जांपल लें, ठीक है, तो स्टील कैसे बनता है, आयरन को, और उसमें थोड़ा सा हम कार्बन भी मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कार्बन भी हम क्या कर देते हैं, मिक्स। आयरन और कार्बन इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, एक स्टील बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इस स्टील के अंदर क्या होगा, आयरन की भी प्रॉपर्टीज होंगी और कार्बन की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो हम क्या कहेंगे, जो आयरन की रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो आयरन का रेजिस्टेंस होगा और जो कार्बन का रेजिस्टेंस होगा, अगर हम उन दोनों को मिला दें तो स्टील का रेजिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर अगर हम इन दोनों को, इनके रेजिस्टेंस को मिला के एक नई चीज़ बना दें, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर आयरन के हिसाब में स्टील का देखा जाए तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और कार्बन के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टील का भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा अलॉय का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आंसर ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ए क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि alloys usually have much lower higher temperature coefficients of resistance than pure metals। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो होता है कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन होती है एक तरह की, वो हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस चेंज फैक्टर, द रेजिस्टेंस चेंज फैक्टर। ठीक है, मतलब कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है उसका एक फैक्टर पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, कैसे, जब हमारे टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसकी डिग्री में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए जो अलॉयज होते हैं हम इन्हें कैसे यूज डिवाइसेस में यूज किया जाता है, इन्हें हम इन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो उसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कैसे होते हैं, वहां पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो तो उससे हमारा जो अंदर का मटेरियल है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अलॉय का, वो कैसा होता है, लोअर होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से अलॉय को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लोअर आ जाएगा। ठीक है,
तो जो आंसर बी होगा हमारा वो कैसा होगा, इसमें पॉइंट आ जाएगा लोअर का। ठीक है, कैसा आ जाएगा, लोअर का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है अलॉय मैंगनीन की, ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है या फिर इंक्रीज करती है, किसके साथ, जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हमारे सभी अलॉय, देखिए ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ये हमारा केस कैसा है, एक्सेप्शन केस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि काफ़ी एलिमेंट्स और या काफ़ी अलॉयज हमारे ऐसे हैं जो टेम्परेचर के या चेंज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ को बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंगनीन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगनीन कैसा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मैंगनीन है वो कैसा होगा, आंसर सी हमारा कैसा होगा, इज नियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इज नियरली इंडिपेंडेंट होगा ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट था। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या अपना एक पॉइंट चूज करना था, तो हमने पॉइंट ये चूज करा है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, मतलब मैंगनीन हमारा इंडिपेंडेंट होता है किसके, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास है लास्ट अपना पॉइंट डी। तो डी में हमसे क्या बोला गया था, रजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर एग्जाम्पल एम्बर is greater than that of a metal by a factor of the order of 10 की पावर 22 या 10 की पावर 3। तो यहाँ हमसे बोला गया है कि जो रजिस्टिविटी होती है किसी एक इंसुलेटर की, तो यहाँ टिपिकल इंसुलेटर बोला है जिसका एग्जांपल हमें एम्बर दिया गया है। ठीक है, तो एम्बर हमारा एक तरह का इंसुलेटर है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, मेटल से। ठीक है, किससे ज़्यादा होती है, मेटल से ज़्यादा होती है। तो हम एम्बर को लेट कर सकते हैं कि हमारा एक तरह का वुड है ये। ठीक है, एक तरह का वुड में आ सकता है ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वुड जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, और मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हम कौन सा फैक्टर चूज़ करेंगे, ज़्यादा फैक्टर चूज़ करेंगे, मतलब वैल्यू ऐसी हम चूज़ करेंगे जिसमें फैक्टर हमारा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा है, वो 10 की पावर 22 फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर डी 10 की पावर 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था इस क्वेश्चन का। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।